चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। आपसे पूछा जा रहा है, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर उन कथनों को आपको सही उत्तर देना है। तो पहले वाले प्रश्न को अगर हम लोग पढ़ें तो कह रहे हैं यह संविधान का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसलिए यह गलत हो गया। क्यों है? क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती वाले केस में इसको संविधान का हिस्सा माना गया था प्रस्तावना को। तो ये सही नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि यह हिस्सा है इस समय, तो ये गलत हुआ। दूसरा वाला का अगर देखें तो कह रहे हैं यह 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है मेरे भाई, तभी तो न वो जो हमारी जो संविधान है वो प्रस्तावना है वो गतिशील रहेगा। बिना संशोधन का तो वो जो है उसको हम कैसे कर सकेंगे गतिशील। तो ये वाला आपका सही है, दूसरा वाला। तीसरे में कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बंधुत्व शब्द इसमें शामिल किया गया। नहीं मेरे भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन थे? सपा था। सपा याद रखे रहेंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बंधुता पहले से ही था, बंधुता नहीं जोड़ा गया था। तो ये आपका तीसरा गलत, इसमें केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या अगर हम लोग दूसरे वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। शक्तियों का पृथक्करण मतलब जैसे दोस्तों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, अलगाव, जहाँ पर शक्तियों आपकी इतनी शक्ति है, आपकी इतनी है, आपकी इनकी है, यानी शक्तियों के अलगाव के बारे में बताता है। तो कौन सा प्रावधान आपको बताता है? अगर हम लोग देखें पहले वाले में अनुच्छेद 50 दिया है। अनुच्छेद 50 दोस्तों डीपीएसपी आप पढ़ेंगे तो उसमें वो कार्यपालिका की न्यायपालिका के अलगाव की बात करता है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव बताएगा उसमें। तो ये वाला बिल्कुल सही है, यानी उसमें ये वाला आपके शक्तियों पृथक्करण से संबंधित है। इसको दूसरे वाले को देखें तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये वाला भी एक तरह से अलगाव की बात करता है, शक्तियों के अलगाव के बारे में, ये भी सही है। तीसरा वाला को देखें तो अनुच्छेद 361 ये कहता है कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उनके ऊपर क्रिमिनल का केस नहीं चलाया जाएगा। तो यस, ये भी दोस्तों यहाँ पर एक तरह से शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 तो दोस्तों ये लोग जाते हैं, ये चुनाव से संबंधित प्रावधान है, इसमें कोई अलगाव का प्रावधान नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर आपका देखें अगले पेज में है, तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ है 1, 2, 3? तो 1, 2, 3 आपका ये बी में बैठा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो देखें तीसरे वाले में आपको जो दिया है थोड़ा ध्यान देंगे। अब बाई लैंग्वेज में है दोस्तों, आप चाहे जिस लैंग्वेज से हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड होगा हम उसे बता देंगे। यहाँ आपको दिया है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में आप लोग तो पढ़े होंगे ना दोस्तों, मनी बिल जिसे बोला जाता है। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? पहला वाला पढ़ें तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। आप लोग जानते हैं जय केंद्र में चाहे लोकसभा होते हैं, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष, तो वही तय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा नहीं। तो ये वाला तो आपका सही है। दूसरा वाला देखें तो कह रहे हैं राज्यसभा में धन विधेयक को संशोधन सुझा सकते। ये तो बात सच है दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक के मामले में संशोधन सुझा सकती है, लेकिन उसके सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं, यानी लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो ये भी सही है, केवल सुझा सकती है। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है? नहीं मेरे भाई, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका सही कौन हुआ? 1 और 2 आपका सही हो जाएगा इसमें। 1 और 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में बैठा है, आपने देख लिया ऑप्शन नंबर ए। आगे चले अगर हम लोग देखें चौथे वाले में तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है एक से बढ़कर एक प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे बहुत सारा फैक्ट कंसेप्ट यहाँ सीख कर जाएंगे। कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित आदर्शों को उनको कालक्रम में बताना है। तो दोस्तों प्रस्तावना अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये वाला पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर आपको समाजवादी आएगा। अगर आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, आस्था और उपासना के स्वतंत्रता दिलाने के लिए, यानी ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो यानी दूसरा पहले पे हो, तीसरा दूसरे पे हो। तो कहाँ है ऐसा? यानी समाजवादी पहले नंबर पर होना चाहिए। तो ये कहाँ है? तो
इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं, इसको आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए। 2 के बाद 3 होना चाहिए, तो यहाँ 2 के बाद 1 दे दिया, ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा। यानी हमने 2 ही से पता लगा लिया कि समाजवादी ये आएगा, फिर ये जो आपकी स्वतंत्रता दिया गया है 5 प्रकार की, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये अवसर की समानता, फिर चौथे नंबर पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों 5वें वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बड़ा अच्छा ये फैक्चुअल प्रश्न है। आपको पूछा जा रहा है कौन सी समिति भारत के संविधान में उल्लिखित है। तो यहाँ किस समिति दिया है दोस्तों? प्राक्कलन समिति, जो सबसे बड़ी समिति होती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति और ये लोक लेखा की समिति। तो दोस्तों इन तीनों समितियों में से किसी भी समिति के बारे में संविधान में नहीं कहा गया है। ये समितियां एक संसदीय परंपरा के अनुसार बनाई गई हैं। तो अगर हम लोग देखें, ये प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ी समिति ये मानी जाती है, इसमें लोकसभा से जितने सदस्य होते हैं, कुल 30 सदस्य होते हैं, तीसों के तीसों सब लोकसभा से होते हैं। और ये जो होती है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 जो 15 लोकसभा, 15 ये लोकसभा से होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा से होते हैं। इतना आप जानते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखना, बड़ा अच्छी मानी जाती है। तो ये 1950 में प्राक्कलन वाला, या कभी कभी ये भी पूछ लेता है, यह 1950 में बनाई गई थी। प्राक्कलन समिति 1950 में बनाई गई थी और ये सार्वजनिक सभा वाली समिति ये 1964 में बनाई गई थी। ये 1964 बनाई गई थी। तो इसको याद रखे रहिएगा, काम देगा। यानी कोई भी किसी भी समिति की चर्चा संविधान में नहीं है, ये बनाई गई है परंपरा के अनुसार। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है जनजाति सलाहकार समिति के बारे में पूछा जा रहा है। जनजाति सलाहकार परिषद के 20 सदस्यों में से कितने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा जनजाति सलाहकार परिषद, जिसे हम लोग ये जनजाति सलाहकार परिषद क्या होता है कि ये दोस्तों एक परिषद होता है जिसमें 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य होते हैं और 20 सदस्यों में से कह रहे हैं कितने राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 15 जो है राज्यों के विधानसभा से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रतिनिधि होने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा और जान लीजिए आखिर होते क्या हैं। यह दोस्तों जो जनजाति सलाहकार समिति होती है ना, ये जो छठी अनुसूची में जो राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, उनको छोड़कर बाकी जितने राज्य होते हैं ना, वहाँ के दोस्तों क्या करता है कि प्रशासन और नियंत्रण के बारे में संबंधित मामले को देखता है। तो यहाँ आपका ये 15 हो जाएगा जो आपसे फैक्ट पूछा है। आगे अगर हम लोग 7वें वाले को देखें यहाँ, तो देखें आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ, कह रहे हैं कि कथन पर विचार करना है। 3 कथन है और बताना है सही क्या है। तो देखें 73वां संविधान संशोधन पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है। तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो उसमें एससी एसटी के प्रावधान, एसटी एसटी का आरक्षण और महिलाओं को भी उसमें 33% जो आरक्षण दिया गया था पंचायतों में। तो ये बात सच है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर रहे हैं 73वां संविधान संशोधन जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। तो नहीं मेरे भाई, ये 74वां संविधान संशोधन करता है जो नगर पालिका से संबंधित है, ये पंचायत से संबंधित नहीं है। तो ये जो है 73वां नहीं 74वां संविधान संशोधन जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया तो इसका मतलब 2 जहाँ पर होगा आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, आपका उत्तर आसानी से निकलेगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो 5वीं क्षेत्रों के अनुसूची पर लागू नहीं होता, ये बात ठीक है। तो 5वीं जो अनुसूची के क्षेत्रों पर क्या लागू होता है वहाँ, तो पेशा लागू होता है। तो आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, आएगा अभी आप लोग बता देंगे। तो 1 और 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर पेशा अधिनियम आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, 1986 में बनाया गया था। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको दिया है 8वें वाले में, अगर देखें तो 8वें वाले में आपको दिया है, यहाँ थोड़ा सा मिलाने से संबंधित प्रश्न है। हम लोग बड़े बढ़िया से इसको मिलाएंगे, सुमेलित करना है। तो यहाँ देखें अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है दोस्तों? ये सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार वाले क्षेत्र से है। जैसे राज्य में झगड़ा हो गया
राज्य केंद्र में झगड़ा हो गया, तो ऐसे मामले जो होते हैं ये मूल अधिकारिता में आते हैं, तो ये 131 से संबंधित है। आगे अगर देखें तो 143 किससे संबंधित है? 143 में क्या होता है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेने की शक्ति है वो 143 में आती है, अनुच्छेद 143। और बाकी तो आप लोग यहाँ देखें, ए वाला 2 पर जाएगा और बी वाला 1 पर, तो ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ ये ही दिख रहे हैं। तो हमें इतने से ही पता चल गया, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, इतने से ही पता चल गया हाँ यही होगा, क्योंकि एलिमिनेशन से हमने निकाल लिया कि और कहीं ऐसा नहीं है। बाकी आप सबको मिला सकते हो, ये 3 वाले को आपका ये 147, ये क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णयों की समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उसकी समीक्षा करने से रिलेटेड है। और ये 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। तो यस, आगे चले अगर हम लोग देखें तो 9वें वाले को, तो यहाँ आपको जो पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है? तो मेरे भाई संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 किया गया था, आप लोगों को पता होगा। फिर अभी हाल ही में 2026 में ही इसको 34 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 38 कर दिया गया। अगर आपसे कभी पूछे तो आप 38 बताइएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं, ये संसद कर सकती है, संसद के पास ये शक्ति है। यहाँ देखें अगर हम लोग ये 10वें वाले को, तो इसमें आपसे डीपीएसपी दिया है। डीपीएसपी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़ के आपको बताना है कि क्या सही है। तो चले हम लोग देखते हैं, आपको बताना है क्या सही है। वे न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य हैं। तो मेरे भाई नहीं, डीपीएसपी अनुच्छेद अगर 37 पढ़ोगे, अपने भाग चौथा, संविधान का भाग चौथा, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है डीपीएसपी से संबंधित, उसमें जो अनुच्छेद 37 है ये बताता है कि आप इसे कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते। सरकार का मन करेगी तो लागू करेगा, नहीं तो नहीं करेगी। तो ये फोर्सेबल नहीं होता है, न्यायालयों द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते। तो एक गलत हो गया, तो इसका मतलब ये आपका डी जो है ये नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता। तो 2 हमारे गए। दूसरा करें, उनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। नहीं मेरे भाई, डीपीएसपी जो होता है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, राजनीतिक नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं उसमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों सिद्धांत शामिल है। बिल्कुल शामिल है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। गांधीवादी सिद्धांत ये है कि उसमें पशु क्रूरता के बारे में मनाही किया गया है, शराब वगैरह के बारे में मनाही किया गया है, जो गांधी जी का विचार था। और समाजवादी विचार क्या है कि सभी को काम मिलना चाहिए, फ्री में कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सब मामले जो है समाजवादी का है, यानी दोनों सिद्धांत शामिल हैं। तो केवल आपका 3 वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। आगे अगर हम लोग 11 वाले में देखें तो कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या है? आप लोग जानते हैं पहले तो ये फंडामेंटल राइट में आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे एक तरह से जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो इस समय ये क्या है? संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ये बी हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी बनेगा, संवैधानिक अधिकार। आगे जरा अगर हम लोग देखें तो 12वें वाला भी मिलान से संबंधित है, तो इसको हम लोग बड़े अच्छे से मिलाएंगे, आप मिला लेंगे, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत बढ़िया से काम करता है। तो यहाँ पर किस देश से उधार ली गई विशेषताएं हैं, और यहाँ देश का नाम है, आपको बताना है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू मेरे भाई अमेरिका से ली गई है, ट्रंप वाला अमेरिका। समवर्ती सूची, जैसे हम लोग जो समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य जिसके दोनों विषय शामिल हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये हो जाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो ये संविधान संशोधन मतलब संविधान में हेर फेर, तो हेर फेर अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका ये ए चला आएगा, बाकी बचा एक, तो ये फ्रांस से चलाया जाएगा, रिपब्लिक फ्रांस से। तो यहाँ पर आपका कौन सा बना? ए वाला 3 पे गया, ए वाला 3 पे यहाँ नहीं है, हटाइए। फिर बी वाला आपका 2 पे गया, बी वाला 2 पे गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा बिल्कुल जितना धैर्य से सॉल्व करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। एक एक प्रश्नों को आप निपटाएंगे, बाइलिंगुअल में है, आप लोग समझते जाइए। कैबिनेट समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कैबिनेट समिति क्या होती है दोस्तों?
इतना जो भारी भरकम काम होता है जो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए बनाई जाती हैं टेम्परेरी समय के लिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत प्रदान किया गया है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका ये गलत हो जाएगा। वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित की जाती हैं। जी बिल्कुल, यही मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ अगर हम लोग 14 वाले को देखें तो कह रहे हैं कौन सा केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में उल्लिखित है और मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य के आप लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 में शामिल है, भाग चौथे में, इसको हम रोमन में लिख देते हैं, भाग चौथे में शामिल है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कहाँ पर है दोस्तों, 4A में है। आप लोग इतना तो जानते हैं, 4A आर्टिकल 51A में। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। तो कह रहे हैं, इनका कहना है कि ऐसा कौन सा केवल डीपीएसपी में है लेकिन मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, तो ये कहाँ है दोस्तों, यह किस में है, ये तो दोस्तों डीपीएसपी में है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। कृषि और पशुपालन भी आपके डीपीएसपी में है और उसमें नहीं है। तो आपका ये जो होना चाहिए तो ये भी नहीं है। अच्छा नहीं है ना, तो गजब सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का मामला है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का मामला ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखा गया है, ये डीपीएसपी में नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला आपका नहीं होगा, यही वाला। और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ये भी डीपीएसपी में है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। तो इसका मतलब आपका ये दोनों, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे चले हम लोग देखते हैं। यहाँ देखें आपको 15 वाले में जो पूछा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो ज़रूर आप यहाँ पर मार्किंग करें, सही पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, ये ज़रूर चीज़ मार्किंग किया करें। यहाँ देखें पहले वाले में कह रहे हैं कि लोकसभा के विघटन के बाद, यानी लोकसभा का जब विघटन होता है तो कह रहे हैं लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। बिल्कुल मेरे भाई, जैसे ओम बिरला हैं, अभी मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो, जब तक अगला कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, अगला अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाएगा, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नहीं चुना जाए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला में कह रहे हैं कि यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह तुरंत अपना पद खो देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रह जाता तो अपना पद खो देता है। तो ये दोस्तों ये वाला बात तो दूसरा वाला हमारा गलत है। तो अपना पद वही मैंने बताया ना, तब तक बने रह सकता है जब तक कि दूसरा वाला न आ जाए, तो उसी से रिलेटेड है, यानी ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन बनेगा, ध्यान देंगे। कह रहे हैं यहाँ पर भारत के संविधान के तहत कौन सा न्यायोचित अधिकार है। तो न्यायोचित अधिकार कौन है, जिसे इंग्लिश में जस्टिसेबल राइट बोला जाता है। तो शिक्षा का अधिकार, यस मेरे भाई, यस। न्यायोचित अधिकार का मतलब जिन्हें हमें न्याय के द्वारा, यानी एक तरह से जिसके लिए हम कानून में जाकर लड़ सकते हैं, कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं अगर हमारे उस अधिकार का हनन हुआ, तो न्यायोचित अधिकार एक तरह का होता है। शिक्षा का अधिकार हम लोग जानते हैं, एक फंडामेंटल राइट में हमारे है ये, अनुच्छेद 21 से, तो इसे हम लोग जानते हैं, तो ये न्यायोचित अधिकार में आएगा। काम का अधिकार दोस्तों ये तो आपके डीपीएसपी में आ जाता है ना, तो डीपीएसपी फोर्सेबल नहीं है, तो डीपीएसपी, तो ये हमारा यहाँ पर ये न्यायोचित अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया है दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट है, यस ये है। तो आपका 1 और 3 न्यायोचित अधिकार है, दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 17 वाले में, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा हम पहले आपको प्रश्न को दिखा देते हैं, ऑप्शन आप बाद में देख लेना। तो कौन सी विशेषताएं आमतौर पर संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं मानी जाती है। तो यहाँ संघीय का मतलब दोस्तों फेडरल होता है, जहाँ पर फेडरल का मतलब जहाँ पर राज्यों, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा होता है, तो उसे हम लोग संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में भी एक संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र की शक्ति ज़्यादा मिली हुई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं मानी जाती है संघीय की। तो मेरे भाई संघीय में यही होता है कि दोहरी राजनीति होती है, केंद्र भी राज्य शासन करता है, राज्य भी, तो ये सही है। ये शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए ना भाई। यहाँ
ये लिमिट आपका है, ये लिमिट हमारी है, तो ये भी सही है। मजबूत केंद्र सरकार, मेरे भाई अपने यहाँ तो मजबूत केंद्र है, लेकिन संघीय व्यवस्था के असल अगर देखा जाए तो केंद्र को उतनी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए जितना यहाँ मिली हुई है। तो केंद्र की मजबूती नहीं होनी चाहिए, तो ये 3 वाला हमारा नहीं होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं की उपलब्धि, आप लोग जानते हैं IAS PCS जो होते हैं वो केंद्र से ही नियुक्त होते हैं, तो केंद्र के ही बात सुनते हैं, राज्यों को परेशान बहुत करते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं मानी जाती है। तो 1 और 2 आपका कौन सा आवश्यक नहीं मानी जाएगी, तो 3 और 4 नहीं मानी जाएगी। तो आगे देखें, यहाँ पर कह रहा है कौन सा कोड हमारा सही होगा, तो कौन सा हमारा कोड सही होगा, 3 और 4 कहाँ है, 3 और 4 सी में है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे अगर देख लें हम लोग 18 वाले में, तो थोड़ा सा ध्यान देना, कह रहे हैं संसद में कोरम के बारे में। कोरम एक तरह से जो कोटा पूरा होता है जो हम लोग कहते हैं, संसद में कोरम के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है। तो ज़रा हम लोग देखें सही क्या है, उसके हिसाब से हमें अपना सही ऑप्शन चुनना होगा। तो देखें, इसे कुल सदस्य संख्या के 1/4 के रूप में परिभाषित किया जाता है। नहीं मेरे भाई, 1/4 नहीं, यहाँ पर कह सकते हो कि आप 10% यहाँ पर कह सकते हो। यहाँ पर जितने सदस्य हैं, जितने सदस्य मान लीजिए 543 हैं, तो 543 का अगर 10% निकालोगे, 54 लोग अगर आएंगे तब संसद, 54-55 लोग रहेंगे तभी संसद चलेगी, उससे कम रहेंगे तो नहीं चलेगी, तो कार्रवाई नहीं होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा, 1/4 नहीं होता है मेरे भाई, उनका करीब ये 10% होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे वाले में करें, यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है। बिल्कुल वही मैंने बताया ना कि अगर 55 से अगर कम रहेंगे तो निलंबित कर दिया जाएगा, नहीं चलेगा। तो ये वाला तो आपका सही है। पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाता है, बिल्कुल गिना जाता है मेरे भाई। जैसे ओम बिरला हैं तो इनको गिना जाता है, हालांकि वो केवल एक डिसाइडिंग वोटिंग करते हैं जहाँ पर बराबर होता है, लेकिन फिर भी इनको गिना जाता है। तो यहाँ पर ये वाला आपका सही है, 2 और 3 सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आगे अगर देखें हम लोग 19 वाले में, तो यहाँ आपको कह रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो मेरे भाई ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर बी, और राष्ट्रपति इसे संसद की पटल पर रखवाता है। आप जितनी रिपोर्ट देखेंगे, इक्का दुक्का छोड़कर सब लोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करते हैं, और राष्ट्रपति जो है अपने हिसाब से उसे प्रस्तुत करवाता है। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पर 20 वाले में, तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट के बारे में, एक से बढ़कर एक दमदार प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की राह पर निकल चुका है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे अगर हम लोग बच्चों वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, वनडे वाला करेंगे, तो हम रह जाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ी सी फ्रंट पे आके हमें खेलना होगा। तो देखें, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें पहले वाले में, तो कह रहे हैं वे भारत में सभी नागरिकों और विदेशियों पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कह रहे हैं कि क्या वे भारत के सभी नागरिक और विदेशियों पर लागू होता है। तो क्या लागू होता है दोस्तों, नहीं लागू होता है। तो यस, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये वाली तो आपका यहाँ मैटर ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं वे कानून की अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे आपने मौलिक कर्तव्य नहीं पूरा किया, जैसे होता है ना कि जैसे राष्ट्रगान हो रहा है, आपने उसका अनादर कर दिया, तो एक तरह से ये आप फोर्सेबल नहीं किए जा सकते, हालांकि ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखें हम लोग तीसरे वाले में, तो उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधार पर जोड़ा गया था। यस, ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको जोड़ा गया था हमारे संविधान 51A के तहत। तो आपका कौन हो जाएगा, केवल बी, यानी केवल तीसरा वाला, ऑप्शन नंबर सी, बी वाला। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर 21 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ जनहित याचिका के बारे में। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। तो मेरे भाई जनहित याचिका क्या होता है, जनहित, आप किसी के हित में, जनता के हित में, जो जिसका आपसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तो अगर बेचारा कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, अपना मुद्दा कोर्ट में नहीं ले जा पा रहा है अपना मामला,
तो आप उसका मामले की तो आप उसकी तरफ से केस कर सकते हो। तो ये है दोस्तों जनहित याचिका। तो कह रहे हैं किससे जुड़ी हुई है, तो लोकस स्टैंडी की अवधारणा से जुड़ी है। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है, आप किसी की तरफ से खड़ा हो सकते हो, किसी की तरफ से खड़ा होने का अधिकार। तो ये था। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते थे कि लोग कुछ ही लोग खड़े होते थे, बाकी सब लोग अनदेखा कर देते थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि वह एक स्वतः संज्ञान वाला मामला लेकर आया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये मामला जनहित का है, इसे कोई उठाने वाला नहीं है, तो स्वतः संज्ञान लेकर उसे कर सकता है, जो अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा था। आगे चले अगर हम लोग देखें 22 वाले में, तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे आप, बहुत गजब गजब के एक से बढ़कर एक प्रश्न हैं। देखें भारत के चुनाव आयोग के बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है। सत्य, कौन सा सत्य है, और सही ऑप्शन आपको चुनना है सत्यता के आधार पर। चुनाव विवाद से संबंधित मामलों के पास अर्ध न्यायिक शक्तियाँ हैं। बिल्कुल है मेरे भाई। जब देखते हैं आपको आचार संहिता लग जाती है तो इसके पास न्यायिक अर्ध न्यायिक शक्ति आ जाती है। अर्ध न्यायिक शक्ति का मतलब ये न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायालय की तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। यह दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेते हैं। नहीं मेरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेते हैं। इस चुनाव आयोग इस मामले में नहीं लेता है। दल बदल, कोई दल बदल गया, इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, तो कैसे लीगल होगा कैसे इनलीगल, ये मामला अध्यक्ष देखते हैं। तो ये गलत है, यानी दूसरा वाला हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो कौन होगा, यही वाला होगा। तो दोस्तों तीसरा बिना पढ़े हमें उत्तर निकल गया। इसका मतलब ये सही है। क्यों सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो यस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, ये सब जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग ही करवाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये तीसरा सेंटेंस सही है, तो सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 23 वाले में, तो आपको देखें दिया गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, तब यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आपको दिखेगा। तो कौन सी विशेषताएं भारतीय और ब्रिटिश दोनों संविधान में पाई जाती हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय और ब्रिटिश दोनों में पाई जाती है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो साथियों अगर हम लोग देखें तो संसदीय शासन प्रणाली आपको मालूम है कि ये ब्रिटिश से ही लिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशों का हमें अनुभव था तो हमने उन्हीं का स्वीकार किया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात करें दोस्तों, तो ये तो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। तो ये तो हमारा विशेषताएं ब्रिटिश से नहीं है, अमेरिका से है। तो यानी दो हमारे ऑप्शन में नहीं होने चाहिए, यहाँ दो है, आप काट सकते हो। कह रहे हैं कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ, ये भी तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कानून हम लोगों ने उन्हीं से सीखा था, तो ब्रिटिश से ही है। तो ये है, बिल्कुल है। और ये एकल नागरिकता, यस एकल नागरिकता, क्योंकि अमेरिका में आप देखोगे तो वहाँ राज्य की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग होती है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने ब्रिटेन को ही फॉलो किया है नागरिकता के मामले में, एकल नागरिकता। आपकी सिर्फ एक नागरिकता होगी, भारतीय नागरिकता, बस। तो यहाँ पर 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, जो कि ए में दिया है, हमें दिख गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो चले हम लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ। यहाँ देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है 24 वाले में, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा सही है। एक एक प्रश्नों पर थोड़ा सा गौर से मंथन जितना करेंगे, जितना धैर्यपूर्वक आप सॉल्व करोगे ना परीक्षा में, अगर आप थोड़ा सा अपना धैर्य खो दोगे तो आप आता हुआ प्रश्न गलत करके आओगे मेरे भाई। तो इस तरह से आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है। और कौन यस कह रहा है, कौन नो के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान देना है। संविधान संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार देता है। तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है कि जब राज्य अलग होने लगे तो हर राज्य के लिए एक अलग से हाई कोर्ट बनाना दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो उसमें प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कोर्ट हो सकता है। अभी कई जगह है, आप ऐसे ही सोच लो, कभी केवल 25 हाई कोर्ट हैं और हमारे यहाँ 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सोचो, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है ना, तो इसका मतलब ये वाला आपका सही है। 2 वाले में अगर देखें तो उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो मेरे भाई ये बात गलत है। जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो उनका वेतन और भत्ता
राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। हाँ, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जो पेंशन दिया जाता है तो वो उनकी पेंशन वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है पेंशन। लेकिन जब वेतन भत्ता की बात आती है तो जिस राज्य में वे नियुक्त होते हैं उस राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये बात गलत हो गई, तो केवल एक सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख रहे हैं हम लोग 24 में, देखें यहाँ 25 में, तो यहाँ थोड़ा सा देखें 371 के बारे में आपने कई पढ़ा होगा। वहाँ पर कई सारे आपको वहाँ अनुच्छेद मिलते होंगे A B C D करके यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ F दिया है, F से हम लोगों ने याद किया है, F मतलब फाल, फाल मतलब क्या, गिर गया, क्या गिर गया, सिक्का गिर गया, सिक्का मतलब सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B हो जाएगा। इसको आप लोगों ने बखूबी अच्छे से याद किया होगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ पर, तो जो आपको याद करना पड़ेगा अनुच्छेद 371 में। आगे अगर देखें हम लोग 26 में, तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है कि कुछ आपको सिद्धांत, निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो आपको बताना है किसके संदर्भ में किया जाएगा। तो पहला आपको दिया है कि सार और तत्व का सिद्धांत। तो ये सार और तत्व का सिद्धांत क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ सार और तत्व का सिद्धांत, तो ये सार और तत्व का सिद्धांत तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा जब संघ और राज्य समवर्ती सूची में किसी विषय पर दोस्तों ओवरलैप होने लगता है और उनमें झगड़ा होता है कि वास्तविक प्रकृति की जांच होती है कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये सार का सिद्धांत हो जाता है। यानी ये इसी से समझ में आ गया कि केंद्र और राज्य के विधायी संबंध से संबंधित है, एक ही समझ में आ गया। छद्म विधायन का सिद्धांत ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर ये वाला मामला यानी झूठ का सिद्धांत यहाँ पर ये तरह से दिया है, तो ये भी दोस्तों इसी से संबंधित है। और विरोधाभास का सिद्धांत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। विरोधाभास का सिद्धांत के बारे में अनुच्छेद 254 में बताया गया है कि समवर्ती सूची का मामला जो होता है वो किसके लिए होगा, जब दोनों का केंद्र का इधर से और राज्य का इधर से जब टकराहट होती है तो उनमें किसका लागू होगा, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यही होगा, विधायी संबंध है। आगे अगर देख लिया जाए 27 वाले को, तो यहाँ देखें आपसे कह रहे हैं कि संवैधानिक संशोधनों के यहाँ पर थोड़ा सा इधर देखें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन के बारे में कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि सही क्या है। तो यहाँ आपसे पूछा दिया है कथन में कि संविधान संशोधन करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। नहीं मेरे भाई, संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो। संयुक्त बैठक का प्रावधान तो आप लोग देखते होंगे ना कि अनुच्छेद 108 में दिया है, जब किसी कानून पर गतिरोध हो जाता, कोई कानून बनता है और राज्यसभा लोकसभा में टकराहट हो जाती है, तो उन दोनों को एक साथ बैठाकर लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं और वो वहाँ पर फिर से पास किया जाता है। तो यहाँ लेकिन संविधान संशोधन मामले में, धन विधेयक मामले में ये सब नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब एक जहाँ जहाँ है वो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। संसद के किसी भी सदन में संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है। तो क्या संसद के किसी भी सदन में ये संविधान संशोधन का बिल पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा या हो लोकसभा हो? बिल्कुल। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संतुति की आवश्यकता होती है। तो नहीं मेरे भाई, धन विधेयक के मामले में होता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये आपका संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्तुति आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या हुआ दोस्तों? सही केवल यहाँ पर ये सही है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए वाला ही होगा, केवल 2 आपका हो जाएगा, यही वाला सही है, बाकी 1 और 3 गलत हुए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 28 वाले को अगर देखें, तो यहाँ भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कुछ आपको मैटर दिया गया है, आपको बताना है कि सही क्या है। तो सही क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखें, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचक मंडल होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल से मिलकर, सदस्यों को मिलकर, यानी चाहे संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है, यानी सभी संसद के सभी सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, निर्वाचित हो, मनोनीत हो, सब मिलकर वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा वाले नहीं देते हैं। तो ये वाला तो आपका, ये तो
संसद के दोनों सदस्यों के, सॉरी ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ निर्वाचित दे दिया है ना, निर्वाचित सदस्यों से नहीं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये केवल राज्यसभा, ये भी गलत, संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत द्वारा होता है, तो ये वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा। आगे अगर हम लोग 29 वाले को देखें तो साथियों ये वाला अभी हम लोग, जैसे आपको मालूम होगा कि हम जो अभ्युदय योजना के तहत हम पढ़ाते हैं, तो उसमें भी बच्चों को ये सब वहाँ पर दिया जाता है, जो बच्चे पढ़ते होंगे, जुड़े होंगे, उनको मालूम होगा। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सूची 1 सूची 2 को हमें मिलाना है। यहाँ आपको मामला दिया गया है केस, और यहाँ पर दिया गया है वर्ष, कौन सा केस कब हुआ था। तो मेरे भाई आंख बंद करके तो आप लोग जानते ही हो, केशवानंद भारती केस 1973। तो ये वाला तो हमारा सी वाला 3 पे आएगा। सी वाला 3 कहाँ है, तो यहाँ पर ABCD लगता है नहीं दिए हैं, आप मान लो ये A है, ये B है, ये C D, तो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर ये सी वाला तो यहाँ पर है ना, C3 पे होना चाहिए, C3 पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही बनेगा। एक ही से हमने पता लगा लिया क्योंकि ये सभी को मालूम है कि यही होता है। तो यहाँ पर आपका केशवानंद भारती वाला तो 1973 में था, तो ये तो आपका ये सही है। और आपका चंपकई दोराई राजन बनाम ये मद्रास वाला जो केस था, तो ये तो 1961 का मामला, 1951 वाला मामला है, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गोलकनाथ पंजाब वाला ये तो 67 में, मदर मिनरवा मिल्स 80 में, यही आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर देखें तो 30 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहे हैं कि एसर्शन रीजन बताना है क्या, कि लोकसभा अध्यक्ष के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है। बिल्कुल, अभी मैंने ये बताया था, अभी ये मामला आया था तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कोई सदस्य इस पार्टी से जीता, उस पार्टी में भाग गया, तो वो लीगल है, कैसे है, ये मामला होगा है। आप लोग जानते हैं 2/3 के तहत वो अगर स्प्लिट होती है तभी वो लीगल माना जाता है। तो यहाँ देखें ये वाला तो आपका सही है, कथन तो सही निकल गया। कारण करें, अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। नहीं मेरे भाई, मुक्त नहीं है, युक्त है। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष ने जो निर्णय ले लिया तो उसकी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, तो ये गलत है। तो आपका ए सत्य आर असत्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31 वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 301 कौन सा कह रहे हैं, अनुच्छेद 301 संदर्भ किसे करता है। तो अनुच्छेद जो 301 होता है वो किसे बताता है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 301 को देखोगे आप तो ये हमारा जो संविधान का भाग 13वां है, भाग 13वां वाला के आप लोग पढ़े होंगे ना। भाग 13वां किससे संबंधित है मेरे भाई, जो वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है। तो इतना देखते ही आपके दिमाग में काम कर गया कि अनुच्छेद 13वां को आप जैसे ही पढ़े होगे तो उसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक मैटर वहाँ पर दिए गए हैं। तो इतना देखते ही आप अनुच्छेद 101 को पकड़ लिए होंगे, मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का अधिकार को मामला दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बाकी ये तीनों तो यहाँ पर निरर्थक हैं। आगे देखें यहाँ 32 वाले को अगर देखा जाए साथियों, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हम थोड़ा सा ऑप्शन को नीचे कर दे रहे हैं, प्रश्न को बड़ा कर रहे हैं, आपको दिखाई दे। संसद में स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर ये देखिए। तो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव ये होता है कि संसद चली और जब थोड़े दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन 1 घंटे 2 घंटे के लिए, यानी टेम्परेरी समय के लिए जब उसे रोक दिया जाता है तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। जब पूरे सत्र को समाप्त किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, ये बात आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हमें लगेगा हाँ आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखें, कह रहे हैं इसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में दिया है। स्थगन प्रस्ताव दोस्तों कब आता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है, जैसे संसद चल रही है, किसी मामले पर का जो है कानून पर चर्चा चल रही है, तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है, उस पर अगर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो उसको रोककर जो है आप उस मुद्दे पर जो चर्चा कराई जाती है उसे ही स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो यही होता है कि उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात सच है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 1/4 सदस्यों का
समर्थन आवश्यक होता है। तो क्या एक चौथाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? नहीं मेरे भाई, इसके लिए अध्यक्ष की जो है कम से कम जो होता है ना कि 50 सदस्य इसके लिए समर्थन में होने चाहिए। कम से कम 50 सदस्य ये चाहें कि हाँ इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी मामला है, तो उस पर हो जाता है, न कि एक चौथाई। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ये 2 वाला नहीं होगा, इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तो यस, इसे लोकसभा या राज्यसभा में तो इसको नहीं है, इसे राज्यसभा में दोस्तों अनुमति नहीं है, सिर्फ लोकसभा में है, क्योंकि लोकसभा ही सरकार की जवाबदेहिता तय करती है ना, तो इसलिए राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक होगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले अगर हम लोग देखें 32 वाले में, तो ये कौन था हमारा, ये 32 था ना, 32 था, तो हमें 33 देखना है यहाँ पर 33 वाले में। तो यहाँ देखें क्या 368 रिलेटेड कुछ आपको दिया गया है, अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर माना जाता है। तो अनुच्छेद 368 क्या होता है दोस्तों, संविधान संशोधन के मामले में है, लेकिन जब किसी नए राज्य का प्रवेश कराना, कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य का नाम बदलना होता है, राज्यों की सीमाओं का आंकन करना होता है, तो ये सब अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होते हैं, अनुच्छेद 368 के नहीं होते हैं। तब अब ये किससे होते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत ये सब मामला होता है, आर्टिकल 3 के तहत। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद के दायरे से बाहर माना जाता है, तीनों माने जाते हैं। तो आपसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 का सी। आगे अगर देखें हम लोग ये 34 वाले को, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है 34 में थोड़ा ध्यान देंगे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 8वीं अनुसूची के संबंध में आपको कुछ मैटर दिया है, बताना है कि कौन सा सही है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है मेरे भाई, तो आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा ना कि यह भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो ऐसी जो भाषाएं जिनको संवैधानिक मतलब जिनको 8वीं सूची में जिन भाषा को शामिल कर लिया जाता है, उस भाषा का संरक्षण वगैरह पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी भोजपुरी पर दोस्तों बहुत चर्चा चल रही है कि भोजपुरी को भी 8वीं सूची में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 8वीं सूची में संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। जी बिल्कुल, इस समय 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएँ हैं, 14 मूल रूप से थी और इसमें 8 बाद में जोड़ा गया है विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये बात सही है। यहाँ पर ये दूसरे में करें, 8वीं सूची में शामिल किए गए किसी भाषा को आधिकारिक यानी ऑफिशियल दर्जा मिल जाता है। नहीं मेरे भाई, ऑफिशियल दर्जा नहीं मिलता, लेकिन उनके संरक्षण वगैरह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। मूल संविधान में 16 भाषाएँ थी, नहीं अभी मैंने बताया कि 14 भाषाएँ थी जब संविधान बना था, तो बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल 2 आपका यहाँ यानी केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। तो याद रखना, बहुत अच्छा। तो दोस्तों 35 वाले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो ये 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची में क्या होता है दोस्तों, जो 4 राज्य होते हैं उनको छोड़कर 4 राज्य, 6वीं अनुसूची जो है वो 4 राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो है वो, तो उसको छोड़कर अगर बात किया जाए जो बाकी के राज्य है उससे संबंधित है। तो यह कह रहे हैं किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। आगे अगर देखें तो 36 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख एक एक फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों प्रश्न आते हैं, तो इस पर बड़ा मज़ा आता है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यार, ये तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि एक सेकंड यार, तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 36 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है, यानी कहाँ पर विधानसभा है इस समय, किस यानी उस वहाँ मुख्यमंत्री बनता है। तो विधायिका होगी तो मुख्यमंत्री बनेगा ही। तो यहाँ पर कितने राज्य हैं दोस्तों, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, विधानसभा विधायिका है वहाँ आप लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर में भी है, पहले नहीं था लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया है, और पुदुचेरी में है। तो यानी चंडीगढ़ में केवल नहीं है और सब जगह है। तो 3 जहाँ होगा आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपका उत्तर निकल आ जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर आपका 36 का बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 37 वाले को, तो देखें आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार से रिलेटेड दिया है, कथन के रूप में कारण दिया है। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मामला, तो यहाँ पर बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है को किसी भी न्यायालय में कोई मामला लटका है और राष्ट्रीय मानवाधिकार गया वहाँ पर न्याय करने लगा तो न्यायालय का काम है, ऐसा नहीं है। तो ये बात सही बिल्कुल उन्होंने कहा है। और इसके पास केवल अनुशंसात्मक शक्तियाँ होती हैं और कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं इसके पास केवल अनुशंसानात्मक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिकमेंडेटरी, यानी केवल आप बता सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, हाँ ये मामला है, ये देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर आपका, ये दो सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर जो होना चाहिए ये आपका ये बी वाला हो जाना चाहिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं जांच कर सकता, बल्कि एक दूसरी बात बता दिया। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह से अगर करें तो यहाँ हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है। किस मामले में ये जो इतना मामले दिया है, किस मामले में यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है? तो आप लोग जानते हैं यूपीएससी जो आईएएस पीसीएस जैसी पदों को भर्ती वगैरह कराती है, उनके लिए एग्ज़ाम करवाती है ये सब। तो कह रहे हैं अनुशासनात्मक मामले में यानी डिसिप्लिनरी के बारे में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये वाला सही हो जाएगा कि अनुशासनात्मक मामले में यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है। भर्ती संबंधित नियम बनाने में भी लिया जाता है, ये भी सही है यहाँ पर। और सिविल पदों पर नियुक्ति के मामले में दोस्तों इनसे परामर्श नहीं लिया जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 3 जहाँ होगा वो गलत कर दीजिएगा। अधिकारियों की पदोन्नति और स्थानांतरण के संबंध में यस। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा, 38 का बी। आगे अगर देखें हम लोग 39 वाले में, तो कह रहे हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जो नदियों के जल को लेकर जो विवाद हो जाता है, बहुत सारे राज्यों में चल भी रहा है, उसका अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संविधान में ये दिया गया है, अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 में ये मैटर दिया गया है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। यहाँ 40 वाला को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो देखें यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राजनीतिक दल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। क्या भारत के संविधान स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता है। ये यहाँ स्पष्ट उल्लेख कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, तो ये बात यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही कही है। भारत में राजनीतिक दल भारत के लिए चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करता है। जो राजनीतिक दल होते हैं अगर वो बेसिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो उन्हें मान्यता प्राप्त एक जो है मान्यता प्राप्त यही देते हैं दोस्तों, राजनीतिक दल चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त है। तो भारत में राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता मिलता है, ये सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तहत राजनीतिक दलों के कामकाज को नियंत्रित करता है। यस, जैसे कि वहाँ पर आचार संहिता वगैरह लगाकर चुनाव पारदर्शी तरीके से कराया जाए, इसलिए यहाँ पर तो ये सही है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 को अगर देखा जाए तो कह रहे हैं भारत में संसदीय मंचों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो संसदीय मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई, कि जो विशिष्ट मुद्दे हैं, खासकर जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उन पे चर्चा कराने का एक मंच प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये यहाँ पर सी हो जाएगा, यस सी हो जाएगा। आगे अगर देखें 42 वाले को, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में विप मतलब क्या होता है दोस्तों? विप का मतलब होता है कि मना करना। तो विप जैसे कोई राजनीतिक दल अपने सदस्यों को विप अगर आदेश दे देता है, विप जारी कर देता है, तो वह उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर कर देगा वोट आपको यहाँ सरकार के इस कानून का समर्थन नहीं करना है और विप जारी कर देगा, अगर गलती से कोई कर दिया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, ये होता है विप। तो यहाँ देखें संविधान में विप स्थिति का उल्लेख किया गया है क्या? हमारे संविधान में विप का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में नहीं किया गया है, परंपरा के अनुसार ये बनाया गया है।
तो दूसरे वाले में कह रहे हैं व्हिप सदन में मतदान और पार्टी में अनुशासन सुनिश्चित करता है। यस, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हर सदस्य कहीं से भी पैसा कौड़ी लेकर कहीं भी बिक जाएगा, कहीं भी वोट कर देगा, तो अनुशासन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए व्हिप सदन में व्हिप का ये बनाया गया है नियम। व्हिप का उल्लंघन 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का कारण बन सकता है, क्योंकि दोस्तों 10वीं अनुसूची में सदस्यों के अयोग्यता संबंधित वहाँ पर दिया गया है मैटर कि अगर वो ये करेगा तो उसकी सदस्यता कैसे जाएगी, ये सब मैटर है। तो ये सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42 का बी हो जाएगा आपका। आगे देखा जाए अगर 43 में, तो कह रहे हैं यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये मैटर अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी ही देर पहले, ये जब प्रश्न आया था तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। संविधान संशोधन वगैरह मामले में तो नहीं बुलाई जाती है। यहाँ देखे कह रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए तो नहीं, तो ये अभी मैंने चर्चा किया था। तो 3 जहाँ होगा ये नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए, तो मेरे भाई इसके लिए भी नहीं बुलाई जाएगी। तो ये भी मामला आपका ऐसा नहीं है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना है तो संयुक्त बैठक बुला लो, गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये भी नहीं, यानी 1 2 3 गलत हो गया। तो इसका मतलब केवल आपका 4 बचता है। चौथा आपको आता हो या ना, आप आंख मूंद कर लगा सकते हैं। यानी ऐसे विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए जहां दोनों सदनों की गतिरोध हो, राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध हो गया है, एक पारित कर दिया एक नहीं किया, तो वहां ऐसा किया जाता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 108 में दिया गया है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो 44 में आपको जो यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 44, तो कौन सी नीति आयोग है अनुच्छेद 44, यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं। तो नीति आयोग के यहाँ कुछ मैटर दिए गए हैं, चुनकर बताना है कौन नीति आयोग के कार्य हैं। तो राज्यों को धन का आवंटन, मेरे भाई ये नीति आयोग थोड़ी ना राज्यों को धन का आवंटन करती है, तो वित्त आयोग का मैटर है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तो यस ये मैटर है इनका, सहकारी संघवाद को, जो सहकारी संघवाद है उसको बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। दीर्घकालिक नीति रूपरेखा तैयार करना, ये भी सही है मेरे भाई, नीति आयोग के भी काम है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अंतिम स्वीकृति, तो मेरे भाई केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अंतिम स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिलती है, नीति आयोग से नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर देखें हम लोग 45 वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ देखें भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, अभी मैंने बताया था ऐसा नहीं है। ऐसा कर देंगे तो 25 राज्य के लिए, केंद्र शासित के लिए 8 अलग, तो 25 कुल हमारे हाई कोर्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ है आप कट कर दो, आपका उत्तर निकल आया ऑप्शन नंबर बी, यानी ए भी सही है, ए भी सही है। आगे चले हम लोग देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे, यहाँ पर अपना समय बचाने के लिए आप भी ऐसे करेंगे। आगे देखें नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी जिसे हम लोग CCA बोलते हैं, CAA 2019 में आया था, किस देश के व्यक्तियों पर लागू होता है। तो इतना तो आप मोटा मोटा जानते हैं, जो भारत के पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ के जो बहुसंख्यक यानी मुस्लिम हैं, तो उनको यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ अगर नागरिकता वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं और भारत में आना चाहते हैं वहाँ के अल्पसंख्यक यानी गैर मुस्लिम, तो वो आ सकते हैं, नागरिकता मिल जाएगी। तो यही है। तो मुस्लिम कंट्री कौन कौन, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जबकि श्रीलंका के लिए नहीं था। तो 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 कहाँ है, ढूंढते हैं भाई। 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे गए देखें हम लोग 47 को अगर देखें तो यहाँ मिलाने संबंधित है, बड़ा अच्छा होता है मिलाने वाला प्रश्न, हम लोग चुटकियों में मिलाएंगे इसे। एक तरफ आपको संविधान का भाग, एक तरफ विषय। तो देखें भाग 8 दिया है, भाग 8 किससे संबंधित है, तो जो थोड़ा कन्फ्यूजन हो उसे छोड़ दे, जो सबसे अच्छे से क्लियर हो उसके पास चलिए। भाग 10 जो है किससे संबंधित है, तो भाग 10 दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9B किससे संबंधित है, तो भाग 9B 9A 9B तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है। और भाग ये 13
तो व्यापार और वाणिज्य संबंधित है अभी जिसके मैंने चर्चा किया था, और बचा ये इससे हो जाएगा। सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। आगे अगर देखें हम लोग 48 वाले को, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रभावी सुरक्षा करती है। तो रिट आप लोग जानते हैं दोस्तों, रिट जो जारी किया जाता है तो वो 32 जो होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, और आर्टिकल जो अनुच्छेद 226 या हाई कोर्ट से रिलेटेड होता है। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। और रिट कितने प्रकार की होते हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन? BPPUA यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये लोग जानते हैं। तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित ये है। कोई किसी को अगर बंदी बना लिया है तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। तो ये आला जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है यही सबसे सुरक्षा मानी जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। आगे अगर हम लोग देखें तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में बात किया जा रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव संविधान निम्नलिखित में से प्रावधान के तहत शुरू किया गया था। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा दोस्तों अनुच्छेद 24A के तहत, यहाँ गलत दे दिया है तो अनुच्छेद 24A होना चाहिए। तो इसके तहत यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 50 वाले को अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि दल बदल। दोस्तों इतना बेहतरीन तरीके से आप खास करके जैसे आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जैसे PCS वगैरह के लिए, स्टेट PCS, UPPSC, ऐसे दोस्तों आप YouTube पर कहीं नहीं पाएंगे जो इतने बेहतरीन तरीके से आपको फ्री में आपको इस तरह से टेस्ट सीरीज इतने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई जाती हो। तो दोस्तों यह एक विश्वसनीय मंच है, आप इसे फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं उनके बारे में कि यहाँ पर एक प्रामाणिक स्रोतों के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक प्रश्नों को तोड़ कर बताया जाता है, समझाया जाता है। क्रिटिकली थिंकिंग के साथ आपको यहाँ पर दिमाग में दोस्तों हर एक चीज़ को सही से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप अपने दोस्तों को ये सब ज़रूर बताएं, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट होगा। आगे देखें यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून संबंधित कौन सा कथन सही है। तो सही है पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दल बदल कानून से संबंधित मैटर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखें पहला वाला को अगर देखेंगे तो पहला वाला आपसे क्या कह रहा है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी ये कुछ देर पहले आया था। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष ने कैसा भी निर्णय दे दिया आप उसे चुनौती नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मेरे भाई, ज़रूर देंगे। तो ऐसा नहीं है, नहीं दिया जा सकता, ये गलत। चुनाव आयोग की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेता है। तो चुनाव आयोग थोड़ी ना लेता है मेरे भाई, वो तो लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष करते हैं ना। तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये भी गलत हो जाएगा। पार्टी बदलने पर सभी विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, नियम देखा जाता है पहले कि यह 2/3 वाला नियम फॉलो किए हैं कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। तो ये भी गलत। तो सही कौन है? सही डी वाला होगा। आप बिना पढ़े इसे लगा सकते हैं। अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया, उसके बाद भी उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है न्यायिक समीक्षा के लिए। कह रहे हैं राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में। राज्यपाल की अध्यादेश की बात आ रही है। राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश लाता है वो अनुच्छेद दिया है दोस्तों। अनुच्छेद कौन सा है? ये 213, आर्टिकल 213 के तहत ये राज्यपाल अध्यादेश लाता है। अध्यादेश के बारे में आप लोग जानते हैं, जब सदन नहीं चल रहा होता है तो वो कोई कानून बहुत ज़रूरी होता है तो लाया जा सकता है और बाद में उस पर चर्चा कराई जाएगी। आगे देखें यहाँ पर दिया है यह विधानमंडल के साथ सहव्यापक है। तो बिल्कुल सहव्यापक है मेरे भाई, उससे अलग थोड़ी ना है। तो ये वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब केवल विधान परिषद सत्र में न हो। तो इसका तभी किया जा सकता है जब केवल विधान परिषद सदस्य में न हो। तो ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक न हो तब भी किया जा सकता है। तो ये वाला मैटर इनका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, यानी चाहे कोई भी दोनों में से, या जो राज्य विधानसभा या विधान परिषद कोई भी अगर सत्र में नहीं होता है तो लाया जा सकता है। कह रहे हैं यह विधानमंडल पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह बाद कार्य करना बंद कर देती है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, 6 सप्ताह तक ये
ऐसा नहीं है कि 6 सप्ताह तक ये कार्य, यह विधानमंडल के पुनः एकत्र, यस, जब अगली विधानसभा जब चलेगी तो उसके 6 सप्ताह तक केवल कार्य करेगा, यानी मैक्सिमम इसे 6 महीने 6 सप्ताह तक खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे देखें 52 वाले का अगर देखा जाए तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 344 तहत राजभाषा आयोग क्या है। तो राजभाषा आयोग ये तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, संविधान लागू होने के 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सिर्फ एक बार गठित निकाय। ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला हो जाएगा, एक ही बार गठित किया गया है। 53 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, क्षेत्रीय परिषदें अपने मुख्यालय के सही ढंग से मेल खाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, तो ये वाला तो दिल्ली में है, लेकिन कभी कभी ये चंडीगढ़ में भी कुछ लोग मान लेते हैं, इसका एक अलग वजह है, इसका एक अलग डिबेट है। तो यहाँ पर ज़्यादातर दिल्ली ही मान्य है, इसका सही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में, मध्य क्षेत्रीय परिषद ये प्रयागराज में है, PRG लिख दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। तो चौथा जहाँ है ये गलत मान लेना। अगर हम चंडीगढ़ को यहाँ ये वाला सही मान लें तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें 54 वाले को तो यहाँ पर आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो गलत के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान देना। तो गलत कौन है उसे बताकर उसके हिसाब से अपना ऑप्शन चुनना है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मेरे भाई मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं, तो ये बात गलत है, तो ए गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कौन गलत है, तो ए गलत है, यानी हमारे ऑप्शन में ए होना चाहिए, तो ए यहाँ पर नहीं है तो ये गलत, यानी ए होना चाहिए हमारे ऑप्शन में। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मंत्रिपरिषद के आकार लोकसभा की कुल संख्या 15% तक सीमित करता है। तो 91वां संविधान संशोधन के बारे में यहाँ कुछ लिखा गया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद के आकार, यस ये सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि आप मनमानी मंत्री नहीं बनाओगे, जितना आपके पास सदस्य हैं उसका 15% मंत्री बनाओगे, हालांकि जो 40 से कम है उनके लिए लागू नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर बी वाला सही है, तो ऑप्शन में हमारा बी नहीं होना चाहिए, तो यानी केवल हमसे गलत पूछा है ना, तो बी वाला सही निकल गया। तो ऑप्शन में हमारे बी नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं होगा तो कौन होगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न गलत बहुत होते हैं, आप आता हुआ प्रश्न गलत कर देंगे, यानी सी वाला भी गलत है। कह रहे हैं अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये 79 में कहा है, ये आपका अनुच्छेद ये 74 में तो नहीं कहा गया है ऐसा, ये 79 में कहा गया है, आप एक बार देख लेना। ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला गलत दिया गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ये सी गलत हो जाएगा, ए और सी आपका सही है, ऑप्शन सी वाला। आगे अगर देखें तो आपका ये 55 में आपका जो होना चाहिए, 55 वाले को देखें अगर, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी शक्तियाँ विशेष रूप से लोकसभा अध्यक्ष में निहित हैं, न कि राज्यसभा में, राज्यसभा के सभापति में। यानी राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों में के बारे में बताया जा रहा है, विशेष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष में निहित हैं लेकिन सभापति में नहीं हैं। तो लोकसभा के सदस्यों के लिए 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी मामला का फैसला करना, तो यस ये लोकसभा के पास है लेकिन सभापति के पास नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कर लेता है, जैसे ओम बिरला कर लेंगे, तो ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है। धन विधेयक का प्रमाणन करना भी ये लोकसभा का है लेकिन उनका नहीं है। संसदीय समितियों की अध्यक्षता की नियुक्ति करना, तो ये दोस्तों ये दोनों का है यहाँ पर। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आपका सी हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि ये चौथा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा। आगे देखा जाए अगर तो आपको दिया है संसदीय सचिवों के बारे में, संसदीय सचिव के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, तो आपको बताना है। तो कौन सा सही है मेरे भाई, तो लाभ के पद के आधार पर न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति पर सवाल उठाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही सी वाला बन जाएगा, 56 का सी।
आगे अगर देखें तो भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंधित अनुच्छेद जो बहुत दबा के पूछा जाता है वो कौन सा होता है, वो आप ज़रा कमेंट्स में बताइए। हम चल रहे हैं सॉल्व करने, तो थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर ले चलें। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का जो ये प्रावधान है, इसके संबंधित आपको सही उत्तर देना है। तो चले भाई हम लोग दें सही उत्तर अपना। तो कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यहाँ पर ए वाला तो आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी वाला को देखें तो वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत, वो संसद को अपनी रिपोर्ट, अभी मैंने बताया था कि ये सब राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, संसद को थोड़ी ना। राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत करवाता है, तो ये गलत। तो अगर हम लोग ये तीसरे वाले को देखें तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आता है क्या भाषाई अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आता है, तो ये सही है यहाँ। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले अगर हम लोग देखें तो 58 में अगर क्या पूछा जा रहा है, देखें कह रहे हैं कि समितियों के गठन के आधार पर कालक्रमिक आपको बताना है। तो समितियां ये गठन हुई, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे विभिन्न आयोग में करीब 20 बार ये पूछा गया होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते हैं 1957 में, जिन्होंने 1957 बनी, जिन्होंने जो है त्रिस्तरीय दोस्तों पंचायत के बारे में सुझाव दिया था कि ये 3 स्टेज का होना चाहिए। तो ये, और इसके जस्ट 20 साल बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये मेहता समिति बनी थी, और GVK राव समिति और LM सिंघवी 6 से सिंघवी और 6 से 6, तो 1986 में ये बनी थी। और GVK राव वाले की बात करें तो यह 85 में, 1 साल इसके पहले बनी थी, 1985 में। तो सब ऐसे ही सीधे सीधे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा, 58 का ए। आगे देखें 59 वाले को, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग, 280 के तहत जो गठित वित्त आयोग है इसके बारे में हमें बताना है। केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण की सिफारिश करता है, तो ये बात यहाँ पर सही है। वित्त आयोग के मामला जो है अनुच्छेद 280 में दिया है, यह राज्यों और केंद्र के बीच जो वित्त वगैरह की बंटवारे की मामला के सब देखता है। तो ये वाला तो यहाँ पर आपका सही है पहला, इसमें कोई डाउट नहीं। यह एक संवैधानिक निकाय है मेरे भाई, अनुच्छेद के तहत है तो संवैधानिक ही होगा, यानी इसकी संविधान में जिक्र है, ये भी सही है। तो आगे अगर हम लोग देखें, राज्य संसाधनों को बढ़ाने का उपाय सुझाता है, नहीं, ये इसका काम नहीं है, तो ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे हम लोग नालसा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये नालसा के बारे में दिया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर नालसा के बारे में जो दिया है दोस्तों, यह अनुच्छेद 39A के तहत संवैधानिक निकाय है, नहीं मेरे भाई, यह संविधान में इसका जिक्र नहीं है। यह विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यस, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर देखें हम लोग 61 वाले को, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द कहाँ से लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है साथियों, तो ये जापान से लिया गया है। तो ऐसे ही आपसे एक पूछा जाएगा कि कानून का शासन, तो वहाँ से वो आपका ब्रिटिश हो जाएगा। तो शासन प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो नहीं तो ये गलत कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 61 का सी हो जाएगा। आगे देखें, भारतीय कानून के तहत, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है तो हमें बताना होगा यहाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो देखें यहाँ, भारतीय कानून के तहत विचाराधीन कैदियों पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है। तो जो विचाराधीन कैदी हैं, यानी जिन पर अभी विचार करना है, आरोप पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है, तो उसके बारे में है, तो कौन सा है। तो मेरे भाई, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, यस ये तो सही है। त्वरित सुनवाई का भी अधिकार उनको है, यस ये भी सही है। और न्यायिक अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार भी, ये भी सही है। चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं, ये वाला अधिकार उनको नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लेते हैं, यहाँ बैठा है ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर देखें हम लोग 63 वाले में, तो भारतीय संदर्भ में वोट का जो अधिकार है वो क्या है। भारतीय संदर्भ में वोट का अधिकार क्या है मेरे भाई, क्या एक फंडामेंटल राइट है ये,
फंडामेंटल राइट नहीं। क्या एक संवैधानिक अधिकार है? यस, संवैधानिक अधिकार, या जिसे कानूनी अधिकार भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। ये 63 का ये सॉरी यार, संवैधानिक अधिकार नहीं, संविधान में इसका जिक्र थोड़ी ना है। ये वैधानिक अधिकार या इसे कानूनी अधिकार भी बोल देते हैं। आगे अगर देखें हम लोग 64 में देखें तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निकाय लाभ का पद धारण करने के आधार पर सांसदों की अयोग्यताओं से संबंधित विवादों का फैसला करने के लिए सशक्त है? तो ऐसा कौन करता है मेरे भाई? चुनाव आयोग के परामर्श के बाद राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखें तो वही आप भी आ गए दोस्तों, पेशा के बारे में जो अभी मैं बताया था यहाँ पर आपसे, जो वहाँ पर छठी अनुसूची में नहीं लागू होता, वहाँ 5वीं अनुसूची के तहत, तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, तो यानी जिसे हम लोग ऐसा पेशा अधिनियम बोल देते हैं, पेशा अधिनियम। तो पेशा अधिनियम के बारे में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1996 में ये आया था। तो 1996 में ये वाला अधिनियम आया था। क्यों आया था दोस्तों? कि हमारा जो संविधान पंचायत वाला था दोस्तों, भाग 9 के तहत, उसमें क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्रों को उसमें बाहर रखा गया था। तो वहाँ पर भी विस्तारित इनको करना था। तो भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं से पूर्व परामर्श लेना होगा। तो ये भी वाला मामला सही हो जाएगा, क्योंकि वो अनुसूचित क्षेत्रों को वहाँ से उनकी ज़मीन वगैरह पहले हड़प ली जाती थी, तो वहाँ से सभाओं का पूर्व परामर्श लेना होगा। ये सही है, कोई डाउट नहीं। दूसरा वाला देखें, स्थानीय संसाधनों और लघु वनोपज पर ग्राम सभाओं का नियंत्रण होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों का प्रायोज्यता, तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, 5वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ये वाला तो 3 जिसमें हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। चौथे वाले को देखें तो शासन में प्रथागत जनजाति प्रथाओं की मान्यता, ये सही है। तो 1, 2 और 4 ये वाला ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 65 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद, बहुत अच्छा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद। ये दोस्तों एक बार मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उस समय दृष्टि वाला जो टेस्ट सीरीज, तो उसमें मैं आपको बताया था। तो भारतीय एकता परिषद जो है ये नेहरू जी ने 1961 में बनाया था, कि अगर राज्यों वगैरह के बीच झगड़ा हो तो आपस में अलगाव न पैदा हो, एकता बनी रहे। तो इसलिए एकता के लिए नेहरू जी ने बहुत कुछ किया है। यही है प्रधानमंत्री कायस्थावाली का जो है यहाँ पर क्या है, ये अंतर्राज्यीय विवादों पर न्यायिक आयोग। यस, जो राज्यों के बीच जो झगड़े वगैरह होते हैं या राज्य से केंद्र से होते हैं, तो उस सब मैटर के लिए ये बनाया था नेहरू जी ने। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमा शक्तियाँ राष्ट्रपति के लिए अनन्य हैं? ऐसी कौन सी क्षमा शक्तियाँ आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमा मतलब गुनाह को वगैरह को माफ़ करने की दोस्तों शक्ति प्राप्त है। लेकिन मृत्युदंड वाला जो मामला होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को केवल है और वो राज्यपाल को नहीं है। तो बस केवल इतना अंतर होता है, बाकी सब राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्यपाल के लिए कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो वही मृत्युदंड वाला होगा। मृत्युदंड को नहीं रोक सकता, जबकि राष्ट्रपति रोक सकता है। आगे देखें 68 वाले में, तो यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ एसर्सन रीजन से संबंधित प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 वाले को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इतना सारा संविधान संशोधन कर दिया था कि लोग इसे लघु संविधान भी कहने लगे थे। 1942वां संविधान संशोधन को, इसमें प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों में व्यापक परिवर्तन किए गए, न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया गया। तो यहाँ पर ये सब मैटर आता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये है। तो आपका तो पहला एसर्सन ये वाला तो आपका एकदम बिल्कुल सही है, और ये भी वाला आपका कारण भी सही है, इसलिए ये वाला तो दोनों एक दूसरे के सही हैं, और आर वाला ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सही है। 68 ए हो जाएगा आपका। 69 वाले का अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि भारत में न्यायालय की अवमानना की शक्ति निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो न्यायालय में अवमानना की शक्ति को किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता के तहत तो नहीं, इसके तहत नहीं। न्यायालयों के अवमानना अधिनियम 1971 के तहत ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 70 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि लोक कार्य, कौन सा कार्य लोक लेखा समिति की नहीं है?
तो लोक लेखा समिति अभी आया था, 22 सदस्यों वाली समिति है दोस्तों। कितने सदस्यों वाली? 22 सदस्यों वाली, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जानते हैं आप लोग। तो यह सरकारी व्यय प्रस्तावों पर मंजूरी देना ये तो है, लेकिन कौन सा नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सरकारी व्यय प्रस्तावों को मंजूरी देना नहीं दोस्तों, इसका कार्य ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यही वाला इनका गलत होगा, यही गलत है और यही इनका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि ये जो लोक लेखा समिति होती है इसका गठन तो यह जांच करने के लिए किया जाता है, कैग की रिपोर्ट वगैरह जांच करने के लिए किया जाता है। सरकारी व्यय में जो अनियमितता पाई जाती है उसके लिए किया जाता है। तो व्यय में जो प्रस्ताव की मंजूरी होता है वो संसदीय विशेषाधिकार मामला है, इनका नहीं है। तो बाकी समझ गए आप। आगे अगर देखें तो 71 वाले का अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा हम बड़ा करे देखें। आगे अगर देखें तो अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, आप लोग समझ गए देखकर। तो कह रहे हैं इसमें कौन सा परिवर्तन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है? संघीय संरचना एकात्मक प्रकृति खो जाती है, यस। पूरे राज्यों की शक्तियां जो होती है राज्य सरकार की वो केंद्र सरकार के पास आ जाती है, ये तो सही है क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल का मामला है ना, तो ये तो सही है अपना। और अनुच्छेद 19 तहत मौलिक अधिकार स्वतंत्रता, यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रेस वगैरह की, ये सब दोस्तों मतलब सस्पेंड हो जाते हैं, ये भी सही है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा शक्ति खो देती है, नहीं, वो शक्ति खो देगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, तो ये नहीं होगा। बाकी आपका ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। आगे देखें 72 वाले का अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है उसे हमने सही ऑप्शन चुनना है। इसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तहत वैधता प्राप्त हुई, यानी संविधान सभा की बात किया जा रहा है। कौन सा कथन सही है? तो क्या ये पहला वाला सही है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता वापस जाने के बाद एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य किया था, तो बिल्कुल किया था। ऑप्शन नंबर ये जो कथन दूसरा है ये भी आपका सही हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और तीसरे वाले में कह रहे हैं कि इसमें नए संविधान को लागू होने तक भारत सरकार अधिनियम 1935 संशोधन करने की शक्ति थी, तो यहाँ पर ये भी सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। तो आपका 3 के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, 72 का डी। आगे अगर देखें 73 में कह रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत को पकड़ना है। तो ये जहाँ पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी कोड है, तो यस, ये तो बोध 1951 तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी कोड है। तो मेरे भाई ये जो आचार संहिता है 1951 तहत कानूनी रूप से लागू नहीं है, यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक नैतिक और मौलिक कोड है जो पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कहा जाता है, ये लागू थोड़ी न है। यहाँ पर कानूनी रूप से बाध्यकारी कोड यहाँ पर ये इसमें नहीं है, तो यही वाला यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड। आगे देखा जाए 74 वाले में तो कह रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता अन्य अंगों की शक्तियों पर अतिक्रमण कर सकती है, यह निम्न में से किसका उल्लंघन है? तो किसका उल्लंघन है मेरे भाई? शक्तियों का पृथक्करण उल्लंघन है, ऐसा माना जाता है। जैसे न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब होता है कि अगर कहीं कुछ सरकार, जैसे अभी मोदी सरकार कुछ गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट आए, फटकार लगाए और उनके कानून वगैरह को रद्द कर दे, तो एक तरह से देखा जाए वो तो न्यायपालिका हैं, ये तो कार्यपालिका हैं, फिर वो अपना क्षेत्र दायरा पार करके यहाँ क्यों चले आए? ये तो एक तरह से देखा जाए शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। लेकिन अगर मानवता की दृष्टि से देखा जाए कि भाई वही है, हमारे मौलिक अधिकार के रक्षक वही हैं, तो उनको ये फैसला लेना पड़ेगा। तो ये सब दोनों मामलों में देखा जाता है, ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। 75 वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग महत्वपूर्ण है। तो यह कौन सा कथन सही है इससे संबंधित? कैग भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का लेखा जोखा करता है, यस करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ दूसरे वाले का अगर हम लोग देखें तो कैग
कैग राज्य सरकारों के वार्षिक खातों को प्रमाणित करता है। तो क्या प्रमाणित करता है? तो ए भी सही है मेरे भाई, ए भी कोई दिक्कत नहीं है। कैग की सिफारिश लोक लेखा समिति पर बाध्यकारी है? नहीं मेरे भाई, बाध्यकारी नहीं होती है, एक तरह से एक रिकमेंडेबल होती है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 गलत हुआ, तो आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चौथे वाले को देखें तो कैग के पास स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालयों को बुलाने का अधिकार है? नहीं, इतना भी अधिकार इनको नहीं है, तो केवल 1-2 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये जो आज हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की बालाजी की अपनी ये जो टेस्ट सीरीज शुरू किया है आप सबके लिए, तो ये जो पहली टेस्ट सीरीज आज हमने बताया, तो इसका आधा प्रश्न यानी 75 हम लोगों ने बड़े अच्छे से सॉल्व कर लिया पार्ट ए के रूप में। बाकी आगे के इसके जो 75 प्रश्न बचे हैं उसको हम लोग पार्ट बी के रूप में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और आगे हम इसको पार्ट बी के रूप में देखेंगे। तो चले हम लोग मिलते हैं पार्ट बी में। नमस्कार।